हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करते हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विकास का शीर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो विकास किस प्रकार से आगे बढ़ता है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विकास किस दिशा में होता है या किस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोला जा रहा है भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, सेकेंड ऑप्शन सिर से पैर की ओर, थर्ड ऑप्शन में पूछा जा रहा है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, और फोर्थ ऑप्शन में बोला जा रहा है समान से विशिष्ट कार्यों की ओर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, नहीं होगा रॉन्ग। सेकेंड सिर से पैर की ओर, और थर्ड बोला जा रहा है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो शारीरिक विकास पूछा जा रहा है यहाँ, तो विकास किस दिशा में आगे बढ़ता है, तो शारीरिक विकास के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये भी ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। फिर फोर्थ ऑप्शन बोला जा रहा है समान से विशिष्ट कार्यों की ओर, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है करेक्ट होगा, सिर से पैर की ओर। विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। ऐसे विकास दो तरह से होता है, उसे हम लोग समझ लेते हैं एक बार। तो विकास जो है दो तरह से होता है। फर्स्ट सिर से पैर की ओर, इसे जो है मस्तकाधोमुखी मस्तकाधोमुखी भी कहा जाता है। सिर से पैर विकास को मस्तकाधोमुखी भी कहा जाता है। फिर सेकेंड विकास जो है सेकेंड होता है केंद्र से बाहर की ओर, इसे निकट दूर विकास क्रम या समीपस्थ विकास क्रम भी कहा देते हैं। विकास क्रम या फिर समीपस्थ विकास क्रम भी कहा जाता है, या फिर केंद्रीय भाग से दूर की ओर विकास को समीपस्थ विकास भी कहा जाता है। समीपस्थ विकास, तो विकास दो तरह से होता है, सिर से पैर की ओर, और सेकेंड है केंद्रीय भाग से बाहर की ओर होता है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भाषा विकास के लिए संवेदनशील समय कौन सा है? तो ऑप्शन है फर्स्ट मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था सेकेंड, थर्ड ऑप्शन में बोला जा रहा है प्रारंभिक बचपन का समय, या फिर फोर्थ ऑप्शन बोला जा रहा है जन्म पूर्व का समय। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? भाषा विकास के लिए सबसे अहम जो है विकास, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? भाषा विकास कौन सी एज में सबसे अधिक होता है, संवेदनशील क्रम में होता है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट है, प्रारंभिक बचपन का समय जो है वह सही है। प्रारंभिक बचपन यानी कि बाल अवस्था को दो भागों में बांटा गया है, उत्तर पूर्व बाल अवस्था और उत्तर बाल अवस्था, यानी 2 से 6 ईयर्स का जो हुआ प्रारंभिक बचपन का समय, उसमें बालक जो है भाषा बहुत ही अच्छे तरीके से सीखता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जन्म से पूर्व तो बालक भाषा सीख ही नहीं सकता, और वयस्कावस्था में भी उतना नहीं सीख पाता, क्योंकि बचपन में ही बालक जो है भाषा अधिक सीख पाता है। फिर मध्य बचपन का समय, ये भी रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट है, प्रारंभिक बचपन का समय 2 से 6 वर्ष में बालक जो है भाषा अधिक संवेदनशील तरीके से सीख पाता है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी है। तो उसके एक 6 वर्ष की लड़की है और
असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है खेलकूद में। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो ऑप्शन फर्स्ट है वृद्धि और विकास, सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, और फोर्थ ऑप्शन में बोला जा रहा है आनुवांशिकता और पर्यावरण। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। एक 6 वर्ष की लड़की है, खेल कूद में वह जो है असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, परंतु उसके माता पिता जो है दोनों खिलाड़ी है, उसे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए डेली नित्य प्रतिदिन भेजते हैं। सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते, तो सप्ताह में उसे स्वयं माता पिता प्रशिक्षण देते। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उसकी क्षमता दोनों के बीच किसका ज़्यादा अंश होगा, कितना % किसका, माता का या फिर पर्यावरण का या फिर आनुवंशिकता का या फिर अनुशासन या पौष्टिकता का या वृद्धि और विकास का उस बच्ची पे प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? फर्स्ट में बोला जा रहा है वृद्धि और विकास का, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का, अनुशासन और पौष्टिकता का, और फोर्थ ऑप्शन बोला जा रहा है आनुवंशिकता और पर्यावरण का। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट होगा आनुवंशिकता और पर्यावरण पर, क्योंकि किसी भी बालक में आनुवंशिकता और पर्यावरण का सबसे अहम भूमिका होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? तो कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोला जा रहा है विद्यालय और पास पड़ोस का गौण प्रभाव होगा, गौण वाहक के रूप में होगा, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्यों का, या फिर परिवार और रिश्तेदार का। फोर्थ में बोला जा रहा है परिवार और पास पड़ोस का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट है, विद्यालय और पास पड़ोस का सामाजिकरण में गौण वाहक होते हैं, अपनी भूमिका जो है गौण वाहक के रूप में निभाते हैं विद्यालय और पास पड़ोस। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का क्या मूल कारण है? फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सेकेंड ऑप्शन है मानसिक प्रारूपों यानी स्कीमियाज का समायोजन, और थर्ड ऑप्शन में बोला जा रहा है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, और फोर्थ ऑप्शन है संतुलन का। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया का। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार किसी भी बालक का संज्ञानात्मक विकास जो है उसके सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव उस पर ज़्यादा पड़ता है। बालक जिस तरह के माहौल में रहेगा उसी तरह का बालक हो जाएगा। इस पर लेव वाइगोत्स्की ने ज़्यादा फोकस किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह के समाज में बालक रहेगा उसी तरह का बालक हो जाएगा। इसके पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। सामाजिक संस्कृति को उन्हें बहुत ही महत्व दिया है बालक के विकास में। तो अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कुहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो आपको इसमें पूछा रहा है यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक संकुचन और अनुकूलन का। तो सेकेंड ऑप्शन जो है राइट है, अच्छी लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन। अब हम लोग 7th क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम यानी सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, सेकेंड ऑप्शन ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, थर्ड ऑप्शन शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, फिर फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 राइट होगा। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, क्योंकि जीन पियाजे ने स्वयं कहा है कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बालक को अपने पर्यावरण में सक्रिय रूप से खोजबीन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। बाकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है गलत है, रॉन्ग है। तो अब हम लोग 8 क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, क्या चीज़ के नाम से जाना जाता है? जैसे इसमें पूछा जा रहा है, निर्माण जो वर्तमान में किसी चीज़ का निर्माण यानी योजना के रूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन यानी नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो आपने नवीन जानकारी नई जानकारी प्राप्त किया उसमें संशोधन हुआ मान लीजिए नई जानकारी में। उसके बाद नई जानकारी के आधार पर ही यानी जो आपको जानकारी प्राप्त हुआ उसके आधार पर ही जो आप पुराने में जानकारी आपको प्राप्त है उन योजनाओं में संशोधन के परिणाम में क्या घटित होता है उसे हम लोग क्या चीज़ के नाम से, कौन सी प्रक्रिया के नाम से जानते हैं? 2 प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सेकेंड ऑप्शन है सामान्यीकरण और संशोधन के रूप में, थर्ड ऑप्शन है समावेशन और समायोजन के रूप में और फोर्थ ऑप्शन है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट है, समावेशन और समायोजन के रूप में, क्योंकि पहले बच्चे जो है बालक समावेश करेंगे उसके बाद फिर उसमें पुरानी जानकारी में नई जानकारी को समायोजन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, ऑप्शन नंबर 1 है जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, थर्ड ऑप्शन है आवृत्ति को बढ़ावा देता है, फोर्थ ऑप्शन है खोज को प्रोत्साहन देता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 राइट होगा, खोज को प्रोत्साहन देना। प्रगतिशील कक्षा यानी इसमें खोज को ही प्रोत्साहन दिया जाता है। यह आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है। हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है, क्या दिखाता है? ऑप्शन नंबर 1 बोला जा रहा है बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। और थर्ड ऑप्शन है क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है। और फोर्थ ऑप्शन है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हों। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। आई होप कि आप सभी को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।